Hello and welcome to this new video guys, and I hope you are doing fine. And in this video we are going to talk about the strategy for last days which you have to follow for your DU B.Ed exam, and you can subscribe to the channel if you like the video. So let's start. So first of all, let us talk about the current affair part. Okay, and because this is very important and most of the people are confused about it and they are not sure like from which month to which month they should cover it. So the wise decision is कि आप लोग करंट अफेयर्स करो फ्रॉम 2019। ठीक है, अब आपका होगा कि ये 2 साल का करंट अफेयर्स कैसे होगा। आईपीयू के क्वेश्चन पेपर में मतलब एग्जाम में 2019 से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार। आप कोई यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, जैसे कि मास्टर वीडियोस आती हैं जो कि बड़ी होती हैं लेंथ में। यू कैन वॉच दैट वीडियो 2019 की। ठीक है, हार्डली 2 से 3 घंटे की वीडियो होगी वो। आप उसको देख सकते हो और इम्पोर्टेंट 1 वर्ड 2 वर्ड फैक्ट जो है वो आप नोट डाउन पेपर पे कर सकते हो। सेकंड, यूट्यूब वीडियो से ही आपको 2020 का भी करना है। ठीक है, और इसको भी आप सिमिलरली नोट डाउन कर सकते हो पेपर पे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको लगते हैं। 2021 का आपको थॉरली करना है। ठीक है, क्योंकि ये अभी चल रहा है हाल ही में, तो आपको इसको न्यूज़पेपर, मैगजीन, यूट्यूब, जो भी आप सोर्सेज फॉलो कर रहे हो 2021 के लिए, वो आपको सारे करने हैं। ठीक है, तो थॉरली करना है 2021 का। बाकी 2019 और 20 का भी माइंड में थोड़ा बहुत रखना है, अगर आपको अपने सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज करने हैं, राइट। अदरवाइज तो यू कैन सिंपली लीव, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट यस, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर चांसेस, सो यू विल हैव टू वॉच यूट्यूब वीडियो ऑफ 2019 एंड 2020 एज वेल। सो डू इट, बिकॉज इससे आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। श्योरिटी तो कभी भी नहीं होती है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वॉच इट। सो the second step to the preparation is revise NCERTs. Okay, so first of all there are a lot of subjects and there are a lot of classes. ठीक है, आप 6 से लेकर के 10th 12th तक की NCERT पढ़ रहे होगे आई होप। तो उसमें आप सब्जेक्ट्स वो चूज़ करना जिसमें आप कंफर्टेबल हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप साइंस में अच्छे नहीं हो तो आप उसको बार बार पढ़ के अपना माइंड एग्जॉस्ट करने की कोशिश मत करना। आपने अगर एक बार पढ़ लिया है, आपको आइडिया हो गया हल्का फुल्का, दैट इज़ फाइन। ठीक है, आपको उसके अंदर कूदने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज यू विल निगलेक्ट द अदर सब्जेक्ट्स जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, तो आप वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश अभी मत करना, बिकॉज एग्जाम इज नियर बाय एंड यू कैन नॉट डू दैट, राइट। तो इसमें अगर हम एनसीईआरटी की बात करें एंड हिस्ट्री में, आई एम टेलिंग यू द इम्पोर्टेंट थिंग्स जिससे कि क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं। सो 9th एंड 10th की एनसीईआरटीज यू हैव टू रीड देम। ठीक है, चाहे समरी पढ़ो, चाहे वीडियोस देखो, चाहे पूरी बुक पढ़ लो, इट इज़ अप टू यू। एंड अगर आपने कोई नोट्स बनाए हुए हैं तो रिवाइज देम। एंड मॉडर्न इंडिया में अलॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन कम। ठीक है, मॉडर्न इंडिया में सारे एक्ट्स वगैरह जो हैं वो सही से पढ़ के जाना, स्पेशली जो प्री 1857 के एक्ट्स हैं, जैसे कि रेगुलेशन एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, इनके थोड़े बहुत प्रोविजंस। फिर 1857 के जो बाद के एक्ट्स हैं वो भी पढ़ के जाना। एंड मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, मोंटेगू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, क्रिप्स मिशन क्या है, कैबिनेट मिशन क्या है, गांधी जी के मूवमेंट्स, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, और नेशनल लेवल की जो मूवमेंट्स हैं उनकी, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, यू हैव टू डू दैट। ओके, तो उसके बाद मिडिवल इंडिया से आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एंशियंट इंडिया के क्वेश्चंस काफ़ी कम देखने को मिले, तो आप एंशियंट इंडिया अगर नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो। अगर आपको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है तो उसको पढ़कर तो जाना, छोड़ करके नहीं जाना है। ठीक है, तो मिडिवल इंडिया में आपको राइटर्स के बारे में पढ़ना है कि कौन से पर्शियन राइटर्स हैं और उन्होंने क्या क्या लिखा है। ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ना है क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ट्रैवलर्स आए। मुगल इंडिया और दिल्ली सल्तनत कवर करना है। ठीक है, मुगल इंडिया में भी यू हैव टू कवर अकबर वाला रेन वेरी वेरी प्रॉपरली। एंड अपार्ट फ्रॉम इट दिल्ली सल्तनत का कुछ पार्ट यू हैव टू डू। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो कर लेना, दैट्स ऑल व्हाट इज नीडेड। ठीक है, उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए।
सो पॉलिटिकल साइंस पे आते हैं। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एनसीईआरटीज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, बट येस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनसीईआरटी से आप सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि उसमें स्टोरी की फॉर्म में समझाए होते हैं कंसेप्ट, ठीक है, स्टोरी दी होती है, फिर उससे वो कंसेप्ट डिराइव करते हैं। तो इसमें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेने में मदद मिलेगी, बिकॉज समटाइम्स देयर आर क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा, बिकॉज दिस नीड्स एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फिर 4 स्टेटमेंट्स दी होंगी और आपको 4 में से कोई एक सही होगी, 2 सही होगी, 3 सही होगी या चारों सही होंगी, ऐसा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लूसेंट यहाँ पर रेफर करना है आपको, लूसेंट जीके की जो बुक है उससे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको करने हैं, ठीक है। जो मैंने आपको फर्स्ट बताया कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी वो आपकी लूसेंट से क्लियर नहीं हो पाएगी। लूसेंट से आपको सिर्फ फैक्ट्स पता लगेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स और डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनके बारे में बताएंगे। और इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो आपके पास मोटे मोटे 6-7 टॉपिक हो गई कि आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या है, फेडरलिज्म क्या है, इक्वालिटी क्या है, और लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, ठीक है, इस तरह की कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है, इस तरह की डिक्टेटरशिप क्या होती है, और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन आर्टिकल्स, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है, जो कि आप लूसेंट से कर सकते हो। और उसके बाद डीपीएस भी पता होना चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स पता होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी पे अगर हम आएँ तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको अगेन एनसीईआरटी से मिलेगी, ठीक है, कि क्लाइमेट, मॉनसून, जियोमॉर्फोलॉजी, वॉल्केनोज, आइलैंड्स और प्लेन्स के फीचर्स, टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी का पार्ट है, ये एनसीईआरटी से ही आएंगी, ल्यूसेंट से नहीं आएंगी सही से, ठीक है। ल्यूसेंट में ऑल्दो मेंशन किया होगा बट उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो पाएगी आपको, ठीक है, कि कैसे किस जगह का क्लाइमेट जो है इन्फ्लुएंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए, सो दैट स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप एनालाइज कर पाओ सही से, ठीक है, उसको क्रिटिकली एवेल्युएट कर पाओ। सो ये सारे जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाली चीज़ें हैं, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियानोग्राफी एंड वेरियस कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू फिजिकल ज्योग्राफी, वो आपको एनसीईआरटी से करना पड़ेगा। और ल्यूसेंट से आपको रिवर्स, लेक्स, माउंटेन पासेस एटसेट्रा इन सब के नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के, अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो इन पे मतलब फोकस रखना इन द लास्ट डेज इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई। देन इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटीज आर नॉट मच इंपॉर्टेंट हेयर, बिकॉज उसमें ज़्यादा कंसेप्ट्स तो है ही नहीं, ठीक है। तो एनसीईआरटी को आप इंटरनेट से पढ़ सकते हो, सिंपल आप पॉवर्टी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, इसमें बीपीएल के बारे में लिखा होगा कि रूरल एरियाज़ में कैसे डिटरमाइन होती है बीपीएल लाइन, और अर्बन एरियाज़ में क्या होती है पॉवर्टी लाइन, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। देन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना, इन्फ्लेशन क्या होती है, नेशनल इनकम के बारे में थोड़े बहुत कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। देन आरबीआई रिलेटेड कॉन्सेप्ट लाइक बैंक रेट क्या होता है, ठीक है, एलआर किसको बोलते हैं, एसएलआर किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, डिटेल में नहीं, बस एक रफ आइडिया होना चाहिए, सो दैट अ क्वेश्चन कम्स तो आप मार्क कर पाओ ऑप्शंस में से ढूंढ के। फिर डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इम्पॉर्टेंट इंडेक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती हैं, ठीक है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स भी रिलीज होती हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कुछ रिपोर्ट रिलीज करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कुछ रिपोर्ट रिलीज करती हैं, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट्स जो है आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, इनके नाम मिल जाएंगे आपको, तो आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट, ओके। तो सोशियोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़ना इज़ नॉट नीडेड, एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है, बट येस बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अपने आसपास के एनवायरनमेंट की तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेट मी टेल यू, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूँ। ये क्वेश्चन डीयू के ही पेपर का है, डीयू के बीएड के पेपर का है। तो
Let's read the question. In the context of gender, the statements which will not be acceptable is, ठीक है, अब जेंडर के कंटेक्स्ट में आपको यहाँ पर स्टेटमेंट बतानी है जो कि अनएक्सेप्टेबल होगी, राइट। तो अब इन चारों को आप पढ़ोगे और आपको पता लग जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो अनएक्सेप्टेबल है। बट आप मेरे को ये नहीं बता सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है ये किस सब्जेक्ट का है पर्टिकुलरली, राइट। दिस इज अ जनरल एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपकी बेसिक नॉलेज को टेस्ट करता है, ठीक है, कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो ये बुक में कहीं नहीं मिलेंगे। तो सोशियोलॉजी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और कोई थिंकर बेस्ड क्वेश्चन आ गया जनरली तो फिर वो आपको छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज थिंकर बेस्ड क्वेश्चन में आपको डेफिनेट आंसर मालूम होना चाहिए। ओके, तो एनसीईआरटी के बारे में बात कर ली हमने। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टेस्ट सीरीज। सो सॉल्व एनी टेस्ट सीरीज यू फाइंड बेस्ड ऑन द डीयू पैटर्न। फॉर एग्जांपल ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो ये हमारी टेस्ट सीरीज का है, एंड इफ यू वांट टू परचेज आवर टेस्ट सीरीज सो यू कैन join our telegram group and ask us for the test series, या डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो आप टेलीग्राम पे। सो टेस्ट सीरीज में सबसे पहले तो आपको ये नॉलेज गेन करने में हेल्प करेगा, एंड द मोर यू विल सॉल्व इट आपको उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप टेलीग्राम पे बता सकते हो। देन लेट्स टॉक अबाउट हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस, इनमें भी ज़्यादा कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अनसीन पैसेजेस सॉल्व करने हैं और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो फोकस रहेगा। डेली 10 न्यू वर्ड्स पढ़ सकते हो आप वोकेबलरी के, ये आपको वैसे ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। सिमिलरली हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी व्याकरण की, यू हैव टू रीड 10 विलोम शब्द, 10 पर्यायवाची शब्द, 10 इडियम्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आप कर लोगे तो इट विल हेल्प यू, ठीक है, क्योंकि वो जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड लर्न इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी ग्रामर, जैसे हिंदी में क्रिया होती है, विशेषण होते हैं, और समास होते हैं, ठीक है, अलंकार होते हैं, इनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इंग्लिश में बेसिक नॉलेज टेंसेस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की होनी चाहिए, दो कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मैथ्स एंड रीजनिंग। सो मैथ्स में अगर आपका मैथ्स वीक है, जो कि ज़्यादातर बच्चों का होता है, तो आप सिर्फ अर्थमेटिक वाले कंसेप्ट कर सकते हैं, जैसे कि परसेंटेज, रेशो, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हैं और इजी भी हैं, बट अगर इन पे क्वेश्चन नहीं आता है सो यू जस्ट लीव इट, ओके, अटेम्प्ट मत करना, बिकॉज यू विल लूज मार्क्स, क्योंकि डीओ में हाई लेवल के मैथ्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, सो यू विल हैव टू स्किप इट, ओके। तो अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बना के चलना, दैट यू शुड नॉट स्कोर इन नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नहीं जा रहा है तो नेगेटिव भी नहीं जाना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, राइट। सो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो जितनी प्रैक्टिस हो सकती है बुक्स के थ्रू करें, वीडियोस के थ्रू करें, बट एक बात का ध्यान रखें कि फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए करें। अगर आप बैठ रहे हैं तो 2 घंटे मत लगाइएगा यहाँ पर, सिर्फ 1 आवर इज इनफ, ओके। 1 आवर के लिए रीजनिंग इज इनफ। कोई भी टॉपिक उठाइए अपना फेवरेट, आई मीन फेवरेट तो नहीं बट या जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए वो उठाते जाइए, एक एक करके रोज़ करते रहिए, और 1 घंटे के लिए करिए, जहाँ से मर्जी करिए, चाहे बुक से करिए चाहे वीडियोस से करिए, बट करिए और 1 घंटे के लिए करिए। अगर ज़्यादा करेंगे तो आपका फिर बैलेंस नहीं हो पाएगा, राइट, और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, बिकॉज इन एग्ज़ाम यू नेवर नो कि जो जिस तरह का आपने प्रैक्टिस किया है कि उस तरह के क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं। सपोज डिफ़िकल्टी बहुत ही ज़्यादा आ गई, देन यू विल रिग्रेट कि मैंने 2 आवर्स क्यों लगाए इस पे, राइट। सो आप 1 आवर लगाओगे इस पे तो भी चलेगा, सो 1 आवर ही करना है वुड से, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, एंड वंस अगेन रीजनिंग 2 आवर्स नहीं करना है, ओके, 1 आवर इज इनफ। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर टेस्ट सीरीज। सो दिस इज द टेंटेटिव स्ट्रक्चर, ऑल्दो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस लिखे हैं, तो जनरल क्वेश्चंस 80 होंगे, ठीक है। तो टेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे टेस्ट जो हैं ये आपको 250 रुपीज़ में मिल जाएंगे। आप डीएम कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है, मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।